चलिए तो अभी डाउट क्लास 6 to 7, तो जो भी डाउट क्लास है बोलते हैं, हाँ 1 by 1 देखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें? चलो तुम्हारा पुराने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन अगर ये है कि x1, x2 आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x1 x2? सर हो गया ये हो गया, अच्छा हाँ। चलो ये हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी हमने सर करवाया था, एक बस छोटा सा डाउट आ रहा था, इसमें बेस लगाना है पर कैसे लगाना है सर? बेस से क्यों करो, बिना बेस से भी कर सकते हो तुम, PDF लिख सकते हो मिनिमम का। तो नहीं मिनिमम का नहीं, दूसरी वाले क्वेश्चन को बात कर। अच्छा अगला क्वेश्चन जो भेजे हो, रुको ये नेक्स्ट वाला ना, हाँ कि x1 x2 xn डॉट डॉट ये xn जो है दे आर IID है ना, और Sn जो है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि x1 x2 अप टू xn दे आर IID, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, एंड Sn जो है वो है x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन Sn इज इक्वल टू t। अच्छा तो इसमें ये नहीं दिया कि IID क्या है ना। अच्छा तो ऐसे कैसे निकलेगा? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 मतलब ये हो गया समेशन xi इज इक्वल टू t। इसको लिखना चाहिए ना क्या है, क्योंकि Sn गिवन x देता तो फिर कर देते हैं, गिवन x देता तो हो जाता, तो ये मुफ्ता दे दिया है। हाँ मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, तुम्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी दिया है, बस ये दिया है कि IID है, ठीक है। तो IID है, और तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोई भी, जैसे मान लो अगर ये पॉइजन है तो कंडीशनल क्या आता है, क्या आता, फिर बाइनोमियल आता है ना। इस तरीके से अगर ये IID अगर ये ज्योमेट्रिक होता तो यहाँ क्या आता, फिर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म आता। तो मुझे लगता है ये डिपेंड करेगा, तो यहाँ मुझे लगता है ये मिसिंग है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आंसर अलग अलग होगा ना, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आंसर डिफरेंट आएगा, तो वैसा होगा। तो इसमें मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा तभी होगा। किसी और अगर आप में से किसी को आइडिया है तो बताइए कैसे होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो चाहिए है ना। हाँ तो इसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। नेक्स्ट जो है सर इसको पलटे तो कंडीशन को पलटे तो नहीं, इसको पलट कर लिखना चाहिए। मतलब क्या तुम क्या कहते, ये अगर ऐसा लिखे Sn गिवन x1, नहीं नहीं x1 गिवन Sn ही होगा। हाँ ठीक है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि EI गिवन A, हाँ तो कंडीशनल अगर PMF मान लो डिस्क्रीट होगा तो कंडीशनल PMF पे तुम ठीक है वो लगाओ, मतलब बेस थ्योरम लगा सकते हो। तो लाइक ठीक है, तो ये आ जाएगा ठीक। हाँ मान लो, चलो अगर PMF डिस्क्रीट मान लो, तो PMF अगर लिखोगे तो ठीक है, तो x1 का PMF चाहिए ना, फिर समेशन गिवन x1, तो PMF चाहिए होगा तुम्हें,
ऐसे भी नहीं होगा। मेनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन है ना, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने गलत बनाया या फिर टाइपिंग वालों ने गलती किया है, तो इसमें आगे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसमें मिसिंग है, इसे कई बार ना गलती करते हैं, प्रूफ रीडिंग भी जो करता है ना वो भी ध्यान नहीं देता। तो कोई नहीं, इस तरह के आते रहेंगे, एग्जाम में भी कई बार गलत आता है, ठीक है, बट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कि एक्स वाई आर रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट। जैसे इस क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जो यूजुअली पता चल रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स होगा, वेरिएंस ऑफ किया हुआ है। हाँ, तो एक्स वाई कॉम्बिनेशन में कैसे रिलेशन आएगा इसमें? रैंडम वेरिएबल फाइनाइट वेरिएंस है, तो उसमें बोल रहा है वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x। क्या होता है ये? वेरिएंस ऑफ y, ठीक। अब ये है वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। अब तुम्हें क्या गिवन है एक्चुअली, तो रिलेशन क्या है इसमें, तुम्हें बोला हुआ है कि इसमें एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट 0 है और इसमें क्या रिलेशन है। नहीं, क्वेश्चन अभी ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अच्छा ठीक है, मान लो चलो ये फॉर्मूला है, तो तुम्हें गिवन है, ये तो फॉर्मूला होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बैच 1 हम लोग कर चुके ऑलरेडी। तो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, इसका सम जो होगा वेरिएंस ऑफ y आएगा। क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है कि ये पूछ रहा है कि 1 implies 2, 2 implies 1, अच्छा ये पूछना चाह रहा है, ओके। तो चलो मान लो अभी हमें गिवन है, तो अगर ऐसा है, इफ वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, दिस क्वांटिटी इज वेरिएंस ऑफ y, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो दिस एम्प्लाइज, अब उस फॉर्मूले के हिसाब से क्योंकि ये और वो इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x हैज टू बी 0। अब ये वेरिएंस ऑफ y गिवन x है ना, सो वेरिएंस ए फंक्शन ऑफ x है, फिर उसका एक्सपेक्टेशन 0 है, तो एक्सपेक्टेशन किसका 0 होता है? देखो एक्चुअली एक रिजल्ट है कि इफ x इज मोर देन इक्वल टू 0, ex हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0, ठीक। तो ये रिजल्ट है। तो अब क्या करेंगे आप, वेरिएंस भी तो मुझे पता है, वेरिएंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका क्या मतलब है, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू, तो ये 0 ही आएगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। और वेरिएंस ऑफ y गिवन x 0 कब होगा? When y is a function of x, है ना, when y is a function of x, अगर मान लो y x का फंक्शन है और x कुछ गिवन है तो कांस्टेंट हो जाएगा, so y is a function of x, तो यहां से ये रिलेशन आ जाएगा। ये हमने देखा होता क्लास में, तुम थे तो आदित्य उस क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस तरह। सर मेरा वही डाउट था ना कि इसमें कोरिलेशन को प्लस माइनस 1 ही क्यों ले रहा है, क्योंकि लीनियर आएगा क्या, वहां पे हमने क्या दिखाया था तुम्हें याद है, क्लास में डिस्कस किए थे इसको हमने। हाँ सर, उसमें तो हमने ये दिखाया था ना कि y जो होगा वो x का फंक्शन होगा, बस इतना स्टेटमेंट की वहां पे पूछा था, y is a function of x, इसका ये मतलब है। बट अब अगर ये लीनियर फंक्शन आता है तब हम बोलेंगे कि अगर ये gx कोई लीनियर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ax प्लस b टाइप का, देन उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि वो इफ एंड ओनली इफ होता है। तो इसने कहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट x एंड y प्लस माइनस 1। अच्छा ठीक है, तो यहां से ओके है, बट उल्टा ट्रू हो जाएगा एक्चुअली। मतलब ये है कि सोचो ये तो वन वे हुआ कि यहां जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब यहां से y बराबर gx है, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, क्योंकि y gx है तो x मे नॉट बी 1 है, दिस मे नॉट बी प्लस माइनस 1, this may not be plus minus 1। तो मतलब ये है कि जो पहला स्टेटमेंट डज नॉट इंप्लाई द सेकेंड स्टेटमेंट, बट सेकेंड इंप्लाई करेगा फर्स्ट को। कैसे? देखो, क्योंकि तुम्हें क्या बोलना चाह रहा है, देखो ध्यान से, अब तुम्हें सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, सो हम फर्स्ट टू सेकेंड जा रहे थे, अब सेकेंड टू फर्स्ट आते हैं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई जो है प्लस माइनस 1 है। और ये बैच 2 में भी हम लास्ट क्लास में यही पे खत्म किया मैंने कल,
कल 7 to 9 जो क्लास हुई है तो लास्ट में यही डिस्कस कर रहे थे। तो बताओ एक्स वाई में क्या रिलेशन है अगर ऐसा होगा तो। सो जिन लोगों को याद होगा लीनियर रिलेशनशिप होगा। सो y is equal to ax plus b, there exists non-zero number a such that y is equal to ax plus b होगा, ठीक। तो यहां से जब y is equal to ax plus b है तो क्या ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर जाएगी अब? तो ये जीरो आ जाएगा, देख लो। तो अब सीधा मैं तुमसे पूछ लूं कि वेरिएंस ऑफ e ऑफ y गिवन x क्या होगा? तो यहां से अगर फाइंड करोगे y करोगे तो ax plus b, तो ax plus b x गिवन है तो एट द एंड ये जीरो ही आ जाएगा। और ये जीरो आ गया, इसका मतलब अगर ये क्वांटिटी जीरो आ गई तो इसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ y के। सो मींस सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट बट फर्स्ट स्टेटमेंट डज नॉट इंप्लाई द सेकंड वन। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो तुम्हारे बहुत सारे डाउट अब बाकी लोगों को भी देख लेते हैं। तो किसी का रह गया और? सर एक मैंने भेजा हुआ है। ओके ठीक है, चलिए ट्राई कर लेते हैं। देखो जिन लोगों को भी डाउट है, मगर जब भी आप पढ़ रहे होते हो डाउट होता है आप एक जगह कलेक्ट करके 6 से पूछ सकते हो आप। तो वैसे है क्योंकि बच्चा अभी डाउट ढूंढेगा, कोई भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं। जो आप पढ़ रहे हो जेन्युइन जो डाउट आता है वो कलेक्ट करो और वो पूछो। जो लोग जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस भी कर रहे होंगे 7 to 9 वाले लोग, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो सर जैसे लीनियर मॉडल को हम ये तो पढ़ते हैं। हाँ जो सर पीछे मैं भी प्रूव किया था, तो लीनियर मॉडल पर सर ये तो करते हैं कि जब हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना होता है वहां पे, तो वेरिएंस ऑफ एरर निकाल लेते हैं वहां पे। हाँ हाँ एरर सर वही है कि y गिवन x मतलब y कैप हो गया वो, तो राइट। y कैप। हाँ 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 सही सही बात। सही कैसे। सो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण ने भेजा वो देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। सो ऐसा कॉन्सेप्चुअल डाउट ही था वैसे, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आपको डाउट बता दूंगा। हाँ xn जो है सीक्वेंस ऑफ आईआईटी रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 वेरिएंस 1 है और सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस पे yn डिफाइन कर दिया, ठीक है, एवरेज ले लिया इसका। अब व्हिच आर द फॉलोइंग ट्रू, रूट n yn जो है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल, yn कन्वर्जेस इन सेकंड मीन टू 0, yn plus 1 by n converges in probability to 0, xn converges almost surely to 0। हाँ क्या डाउट है? इसमें मुझे डाउट था जो डी ऑप्शन है ना हमारा, हाँ सर उसमें जैसे xn ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 बोला हुआ है इन्होंने, 0 यानी कि कांस्टेंट है। तो मतलब ये कंडीशन होती है कि अगर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है टू x तो प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्जेंस होगी, बट कन्वर्जेंस का जनरली ट्रू नहीं होता। हालांकि ये 0 है तो देखो इसका ट्रू होना चाहिए ना, मतलब जनरली है तो इसमें फॉल्स दिया हुआ है ऑप्शन, यही डाउट था मेरा। एक मिनट, xn ये थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है। और सो ये आपका थ्योरम है इन जनरल, है ना, फॉर एनी रैंडम वेरिएबल कि xn converges almost surely to x will imply xn converges in probability to x and this will imply xn converges in distribution to x, ठीक है। तो तुम्हें क्या डाउट है इसमें कि xn converges almost surely to 0, तो क्या c सही है? सर इसमें d जो है वो गलत है, c तो सर सही था इसमें। हाँ d गलत था सर सिर्फ। xn converges almost surely to 0, तो क्योंकि इसका थ्योरम एक्चुअली इसमें तो चलो इफ एंड ओनली हो जाता है उसके केस में, कांस्टेंट के केस में। तो मतलब अगर इसमें देखें तो xn प्रोबेबिलिटी में तो कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो यहाँ तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा? यहाँ तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा xn converges almost surely to x। इसका डेफिनेशन क्या है? या 0 ही मान लो अभी, तो इसका डेफिनेशन क्या है? लिमिट एंड अप्रोचेस इनफिनिटी। नहीं, वो तो लिमिट अगर बाहर है तो वो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है और लिमिट इनसाइड है। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड अप्रोचेस इनफिनिटी xn ये है। अगर तुम यही लिमिट बाहर लगाते हो, सो लिमिट अगर बाहर लगाओगे, ये लिमिट अगर बाहर लिखोगे तो ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, और ये लिमिट इनसाइड है तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है। अब चेक करो जरा तो क्या आएगी।
सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn, तो ये तो मॉड xn ही हो गया, जीरो हटा दो। सो मॉड xn की जो मॉड xn n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1, ऐसा होगा। सो जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का जो डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि अगर xn स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है और अगर xn कन्वर्ज कर रही है जीरो पे इन प्रोबेबिलिटी, देन xn विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो आल्सो। मतलब इसका कन्वर्स कब ट्रू है, ये वाली चीज, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं, देखो ये थ्योरम जो है, सो ये मैं थ्योरम लिखता हूं जो तुम बोलना चाह रहे थे। सो ये थ्योरम अगर तुम्हारे वीके रोयादगी की बुक है तो 297 पेज पे, सो ये 297 पेज है वीके रोयादगी में, वीके रोयादगी वाली बुक में, उसमें ये बता रखा है कि कन्वर्स, देखो ये तो इन जनरल ट्रू है, यहां से यहां इन जनरल जा सकते हो, यहां से यहां कांस्टेंट में आने के लिए इसने थ्योरम लिख रखा है। तो इसका जो थ्योरम है तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस जैम में नहीं है, तो जैम वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, जैम में ये है और ये है, ये वाला जैम में नहीं है, ये गेट में है, गेट में तीनों है। तो जैम में कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है, और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आपका वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिम्पटन लिमिट थ्योरम है, और इस पे बेस्ड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर होता है, जो जैम में नहीं है, गेट में है वो। तो इसके अगर थ्योरम नंबर 13 है, थ्योरम 13 पेज नंबर 297 बीके रोयादगी वाली बुक में, तो ये कहता है कि तुम्हारा कि xn अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, क्या पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल का? मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है बस। ओके, तो xi कुछ नहीं लिखा है, तो yi तुम्हें दे रखा है लेकिन नहीं, ओके यस सर, xn भी दिया हुआ है और yn भी दिया हुआ है। तो इसका मीन जीरो है, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, तो xn की गारंटी थोड़ी है मीन जीरो पे कन्वर्ज करेगी, xn बार होता तो पक्का गारंटी होता, अगर इसकी जगह ये लिखा होता xn बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, तो ये ओके है, क्योंकि ये सैंपल मीन विल कन्वर्ज इन ऑलमोस्ट श्योरली टू पॉपुलेशन मीन, इस थ्योरम का नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। यस सर। तो ये ट्रू होता, लेकिन xn सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो आई थिंक दैट मे नॉट बी ट्रू। ये सोचो ना, यहीं को तुम देख लो, तुम्हारा xn कुछ भी है, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, क्या ये पूरा, अगर xn का रेंज यहाँ पे क्या है, इसको मैं अगर इलेबोरेट करूं, देखो जरा ध्यान से, तो ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट है, तो इसको इधर लिखो। अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसको तुम थोड़ा सा ओपन करो, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, xn की इंटरवल, xn कहां बिलोंग कर रही है यहाँ पे, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, तो तुम्हारा n बहुत लार्ज भी हो गया, तुम्हारा तो x1 x2 xn IID है ना क्वेश्चन में, तो IID है, तो xn इज लाइक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x1, सिंपल ना। अगर n लार्ज भी हो रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है इसको, क्योंकि x1 x2 x3 x ऑल आर IID, तो इट इज लाइक x1 ओनली, क्या ये प्रोबेबिलिटी 1 देगा, डू यू थिंक? मतलब xn का ये तुम्हारा एक इवेंट आ गया, मैं ये बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, क्या ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी? तो ये तो बहुत छोटा सा इंटरवल है ना, और तुम्हारा सपोर्ट तो इसने क्या दे रखा है, सपोर्ट अलग दिया नहीं है, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं होगा ना, तो ये इन जनरल ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा सपोर्ट थोड़ी कंटेन करेगा एक्शन को। वन प्रोबेबिलिटी कब आती है, जिसका मेजर 1 कब आती है, वो सैंपल स्पेस या उसका मेजर सैंपल स्पेस के इक्वल हो, है ना। सो ये इंटरवल पूरा प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी कंटेन करेगा, इसीलिए ऑप्शन गलत है, ये दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब ये xn इज लाइक x1, मैं ये बोल रहा हूं x1 माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तुम अगर फाइंड करो, मान लो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा, तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस में इंटीग्रेट करोगे तुम, और अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 थोड़ी आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि इसका वेरिएंस 1 है, मीन 0 है। जैसे नॉर्मल 0 1 ही मान लो अगर एग्जांपल के लिए, तो नॉर्मल 0 1 में क्या इस इंटरवल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, नहीं आएगी। तो डेफिनेशन से ही दिख रहा है कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो सिंगल वाज कंफ्यूज इसलिए किया है कि कोई बच्चा x बार समझ सकता है, तो इसलिए डी गलत है एक्चुअली, क्योंकि डी में xn है, yn नहीं। तो इसीलिए सो ये डेफिनेशन तुम चेक करो, डेफिनेशन फेल हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं आएगा, और इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। सर ये जो आपने एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन लिखी है, हाँ सर मैंने ये वाली पढ़ी थी जो मैंने ना अभी भेजी है लिखी, तो उनमें डिफरेंस क्या है, मतलब लिखने में आप एक बार बता दो। सेम ही तो है, वही तो लिख रहा है वो। तुम ये बताओ, ये कहना चाह रहा है, तुम ये बताओ, अगर तुमने जैसे लिखा है लिमिट xn एट s या ओमेगा बोल दो इज इक्वल टू xs, ठीक, यस सर। s बिलोंग्स टू s, सो इसकी ये क्या है, इसी को मैं लिखूं, तुम वो छोड़ो, इसका क्या डेफिनेशन है ये बताओ मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a, इसका क्या डेफिनेशन है। ओके सर ठीक है, वो लिमिट वाला एग्जैक्टली सेम ही है ये, यहाँ लिमिट सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस पे ही लिमिट लगा रहा है एक्चुअली, और जब तुम, मैं बताया तो इसमें क्या करे, तो ठीक से लिखूंगा तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसने 1 कर रखी है ना, तो ये क्या है एक्चुअली, दिस इज द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी, इसको तुम लिख सकते हो मॉड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यही तो है, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, यही चीज है, ये और ये सेम चीज है। इसका डेफिनेशन तुम याद करो, उसी के डेफिनेशन पे इसको लिख लो, क्या होता है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट, है ना, m belongs to natural number such that an minus a less than epsilon for all n more than equal to m, यही चीज यहाँ भी है। ओके सर। सर नेगेशन कैसे क्या होगा स्टेट, किसका, उसके बाद लिमिट ए n इक्वल्स टू 2, इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा। नहीं नीचे नीचे ये जैसे इसका नेगेशन लिखना तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो नेगेशन का मतलब ये हो गया, ये क्या कहता है, हर एप्सिलॉन के लिए एक m मिलेगा जिसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी, तो यहाँ नेगेशन इसका ये होगा कि देयर एग्जिस्ट 1 एप्सिलॉन, ये कह रहा है हर एप्सिलॉन के लिए तुम्हें m मिलेगा, सो देयर एग्जिस्ट 1 एप्सिलॉन फॉर व्हिच दिस इनइक्वालिटी विल बी मोर देन एप्सिलॉन, एक ऐसा एप्सिलॉन तुम्हें मिल जाएगा जिसके लिए इसकी वैल्यू मोर देन आएगी फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू m, चाहे m तुम कुछ भी चूज कर लो, ये चीज है। सो फॉर देयर एग्जिस्ट 1 एप्सिलॉन, एक ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिलेगा जहां पे ये मोर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तो उसे लिमिट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी एक्चुअली उस केस में। मतलब सर हम ऐसा कह सकते हैं कि कांस्टेंट पे जब लिमिट जा रही होगी तो वो कन्वर्स जो है वो मे और मे नॉट भी ट्रू हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। किसमें, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि अगर जनरल तो ट्रू नहीं है लेकिन कांस्टेंट में जा रही है तो कन्वर्स भी ट्रू हो जाता है, तो मतलब मे और मे नॉट भी होता है, ऐसा बोल सकते हैं कन्वर्स। नहीं, उसमें इफ एंड ओनली इफ होता है, कांस्टेंट वाला केस जो है xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू c, इफ एंड ओनली इफ xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। यस सर, ये तो इफ सर ऑलमोस्ट श्योरली के साथ है। ऑलमोस्ट श्योरली में ऐसा नहीं, उसने कहा है ऐसा तब होगा, ऑलमोस्ट श्योरली में कांस्टेंट पे भी तुम अगर भेज रहे हो तो ऐसा तब होगा जब वो तुम्हारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तब ऐसा होगा, उसका कन्वर्स ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, सो ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसका डाउट रह गया, अब डाउट तो हो ही गया सबके लगभग, ऊपर को किसका था, आदित्य का, सो नवीन का एक डाउट तो वो देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि अरे बच्चे ना बहुत डाउट ऐसे बहुत कम लोग ही आते हैं, है ना, सारे बच्चे अच्छे हैं। सो यहाँ पे क्या है कि आपको बोला है प्रूव और डिस्प्रूव
कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए के, तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। ए बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ओके तो यहां से क्या आएगा, तो हाँ तो ये कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब डिपेंड करता है, अगर मान लो इंटरसेक्शन 0 हो गया तो, जैसे एग्जांपल के लिए है ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग भी हो सकती है, इसने कुछ भी तो रेस्ट्रिक्शन तो लगाया ही नहीं, तो हमें जैसे डिस्प्रूव करना है मान लो, तो एक काउंटर एग्जांपल एनफ है, तो हमें कह रहा था कि ऐसा होगा तो ये इंप्लाई करेगा पी ए बराबर पी बी, ऐसा कह रहा है। तो हम एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ ले कि ये इक्वल तो हो बट ये इक्वल ना हो, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो मान लो 0 हो गई, तो जैसे मैं डाइस वाला केस ले लेता हूं, ठीक, सो ए तुम ले लो 1 2 3 और बी ले लो 3 4 5। अब जरा चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा यहाँ तो इक्वल ही हो जाएगा, हालांकि थोड़ा ऐसा बनाओ कि इक्वल ना हो, तो 1 2 ही ले लो यहाँ पे जस्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकाल लो, समझ आ गया ना। तो इसको ए गिवन बी तो कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन 0 अपॉन 3/6, तो 0 ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये भी 0 ही आ जाएगा, इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, बट पी ए इज, तो एक काउंटर एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको यही दिमाग में आना चाहिए, वो चेक भी यही करना चाह रहा है बच्चा, क्या करेगा, दिस कैंसिल, तो उसको लगेगा ये ओके हो गया, बट ये कैंसिल कब होगा, जब वो नॉन जीरो है तभी कैंसिल होगा ना। आप कैंसिल तब कर पाओगे जब वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 हो दोनों, तो इक्वल आ जाएगी उस केस में, यू कैन नॉट कैंसिल, फिर 0 0 काट ही नहीं सकते आप, तो इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये चीज है जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, डाउट हो गया खत्म, डाउट यार तुम कैसे अच्छा आदित्य क्या है ना, हाँ तो चलो मनीष ने तो प्रूव कर दिया ना, वेरी गुड। देखो यही होते बच्चे, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, एग्जाम में यही ऑप्शन आ जाए तो सब सही प्रूव करके आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कब कैंसिल करते हैं एक्चुअली। तो उससे पहले कोई था, हो गया ना, उसके पहले वाले बाद में तुमने भेजा है वो 2 क्वेश्चन, इसमें कौन सा डाउट है, 154 155 में कौन सा? सर 54 वाला और 55 वाला बस वो डी और ई जो लिखा हुआ है स्टेट वो बस समझा, कैलकुलेशन मैंने कर ली। तो ये कह रहा है कि t कोई रियल नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है बॉक्स, d आपके पास है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है, f d से r में है, तो d डोमेन हो गया मतलब, एंड g भी d से r में है, f 0 0 0 के दोनों की वैल्यू इक्वल है, f इस तरह से है, g इस तरह से है, e be the set of point of d at which both f and g are discontinuous। so ऐसा पॉइंट है d है ना, e सेट ऑफ पॉइंट है डोमेन में जिसपे दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स है, तो कहां कहां ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि लिमिट तो ठीक है, मतलब लिमिट मेनली लिमिट की बात है ना,
क्योंकि 0 0 पे दोनों की वैल्यू 0 0 ही है, तो आपको चेक करना है कि लिमिट इसकी या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी या फिर नॉन जीरो आएगी। कब 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 नॉन जीरो आ सकती है, तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन यूज कर लो इसका। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और तो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वैसे पॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। तो जैसे तुम अगर इसको चेक करो डिफरेंट पॉइंट पे, तो नॉन जीरो पॉइंट ऐसा कोई है जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सर जैसे पहला वाला जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटीग्रेशन टीचर, हाँ तो r स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो सिंगल वेरिएबल वाला बन जाएगा, तो वो तो डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस में चला जा रहा है ना। अच्छा। और दूसरा वाला कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसमें थीटा भी अंदर अगर पोलर में चेंज करें तो आर स्क्वायर कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस, मतलब कॉस थीटा तो -1 to 1 के बीच होगा, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर 0 से 1 के बीच होगा, 0 तक होगा। है ना। तो आपका जो कॉस स्क्वायर है वो 0 से 1 के बीच होगा। एंड ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 0 से 1 के बीच, और आर स्क्वायर ये है। और तुम किस पे बात करोगे, ओरिजिन पे बात करोगे तो r टेंस टू 0 हो जाएगी। सो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, नहीं सर, कॉस स्क्वायर भी नेगेटिव में आंसर नहीं देगा, तो या तो 0 आ सकता है किसी एंगल पे या पॉजिटिव रहेगा। 2 3 3 0 1 2 3 2 यूनिट का सर्कल है ना दोनों। हाँ, तुम्हारा आर यहाँ पे जो है, ठीक है, जो आर स्क्वायर है वो तुम्हारा ये है, यहाँ पे 2 है, सो 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास है, और ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ 0 1 2 ये कह रहे तुम, तो उसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जब जैसे यहाँ पे तुम वो बना लो, ये 1 है ना, ये होगा 1 2, तो जैसे मान लो 1 है यहाँ पे, सो दिस इज 1 0, तो जब आर स्क्वायर तुम्हारा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 1 के बीच है ना, तो इसको तुम जैसे कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो किस किस पॉइंट पे चेक करना चाहोगे। तो ये द पॉइंट एट व्हिच बोथ फंक्शन आर डिसकंटीन्यूअस, तो 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, पहले 0 0 पे चेक कर लो, 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अगर 0 0 लेंगे, r टेंस टू 0 ले लिया हमने, तो मतलब इस तरीके से, या ऐसे भी दो केस हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब 0 से 1 में है, तो f ऑफ एक्स वाई तुम्हारी क्या आ जाएगी, तो ये 0 रहेगी, ओके। और कोई पॉइंट भी ले लो तुम, तब भी वही आंसर रहेगा, मतलब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इक्वल टू 1 हो गया तो, अच्छा मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ये ना, तो उस केस में मेरा एफ एक्स वाई क्या है,
ये एंड पॉइंट भाई तुम्हें चेक करना पड़ेगा बाउंड्री पे बस। तो ये तुम्हारा जस्ट ये 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x4 प्लस वाई की पावर 4, और वैसे ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल मतलब मोर देन इक्वल टू लेस देन 3। 1 से 2 में f डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, 1 से 2 में आर कट जाएगा पावर 4 से। नहीं वो तो ठीक है अभी। अच्छा तो मतलब ये करो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये कहना चाह रहे हो। हाँ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट तुम्हें देखना पड़ेगा, पॉइंट क्या है तुम्हारा। जो पॉइंट होगा वो आर स्क्वायर तुम कब लोगे, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस आर कोस, ठीक है चलो हाँ। तो मतलब ये आर, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, कहना चाह रहे हो तुम। तो यहाँ पे 0 0 का फॉर्म थोड़ी बनेगा, वो कैसे क्यों कन्वर्ट करो, 0 0 का फॉर्म बनेगा यहाँ पे, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना। जैसे कोई भी पॉइंट ऐसा लो जो इस बीच में है, तो तुम्हें एक्स वाई टेंस टू 0 0 थोड़ी है कि मतलब तुम्हारा वो डिपेंड कर जाएगा, वो तो 0 0 पे करते हैं ना हम ऐसा। तुम्हें ध्यान रखना किस पॉइंट पे चेक करो। जैसे मान लो इसमें कोई पॉइंट चेक करो, जैसे इसमें कोई पॉइंट बताओ जो इसके सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे 1,0 ले लो या 0,1 ले लो, है ना, इस तरीके से। तो इस पे क्या होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगे, तुम रख के देखो x को 1 y को 0, क्या होगी 1 आएगी ना। तो तुम्हें इस y बराबर mx करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कब करते हैं जब 0/0 का फॉर्म बन रहा होगा। तो उस केस में फिर हम देखते हैं कर्व के अलॉन्ग आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कि वो y इज इक्वल टू mx करने की, तो इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्चुअली। सिमिलरली तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x4 प्लस y4, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 है जैसे, तो f ऑफ एक्स वाई जो आएगा वो आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x4 प्लस y4, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड यही है यहां तक, तो ठीक है ना। तो ये तो इस रीजन में कॉन्टिन्यूअस रहेगा, इस रीजन में भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। प्रॉब्लम कहां पे है, तो सारे कंटिन्यूअस हो जाएंगे। नहीं 0 0 पे चेक करना पड़ेगा। 0 0 पे क्या होता है, 0 ही हो गया ना, या अच्छा तो मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूअस आंसर देगा। क्योंकि है ना इस रीजन पे कोई पॉइंट लो, उस पर लिमिट लगाओ, तो लिमिट तुम लगाओगे भी तो क्या होगा एक्चुअली, जैसे है ना। मेनली प्रॉब्लम तुम्हारा ओरिजिन पे ही आ सकता है, ओरिजिन पे ही देखो क्या होगा। सो ओरिजिन पे भी क्या ही है, क्योंकि सारे पॉजिटिव बना रखा है इन्होंने, है ना। सो इफ द सेट ऑफ पॉइंट एट व्हिच बोथ आर डिसकंटीन्यूअस, तो इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर है इसमें देखो ध्यान में तो वाइस में नहीं। तो ये यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, वो तब होता है जब है ना दोनों 0 0 0/0 का फॉर्म बना रहा हो तब। तो फिर ऐसे ही 56 जो है वो तुम्हारा होगा वैसे ही दे रखा है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स, डी है वैसे पॉइंट्स जहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, यूनिट सर्कल के इनसाइड का रीजन। इसमें डाउट ये है कि उसमें जो डी और ई दे रखा है उसमें बस इतना ही ना पूछा है कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट वो उस रीजन में है कि नहीं है, बस इतना ही पूछा है ना। अच्छा एक मिनट, तो ये डी और ई जो है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू डी तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, यूनिट सर्कल है। ई जो है एक इलिप्स है ना, ई रीजन इलिप्स है। तो कह रहा है एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन ऑन डी एट ए बी
अच्छा सेट ऑफ पॉइंट पूछ रहा है ना, अच्छा अच्छा। तुम्हें डी में वैसे पॉइंट्स हैं जहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी पे वैसे पॉइंट कलेक्ट करो। डी मीन का मतलब, हाँ तुम्हारा क्या डाउट है? यही डाउट था, इसी में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ वही है, डी ए मैक्स का मतलब वैसे पॉइंट कलेक्ट करो जहां पे तुम्हारा फंक्शन मैक्सिमम हो जा रहा है, वो सारा पॉइंट कलेक्ट कर दो डी में। डी मैक्स में वैसे पॉइंट जहां मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, डी मिन में वैसे पॉइंट जहां पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा। ई मैक्स में वैसे पॉइंट जहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है सेट ई में, वैसे ही है। तो मतलब हाँ डी और ई के पॉइंट लेने हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। पूछा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, फिर यूनियन लेके देख लो। और किसी को डाउट है कि नहीं? ऐसे कोई डाउट? हाँ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग डाउट है बताओ तो। सर। अगर GT1 मान लीजिए UMBU है, मान लीजिए GT UMBU है किसी इवन फंक्शन का, UMBUE ऑफ इवन फंक्शन, ना किसी फंक्शन का मान लीजिए, ठीक है किसी फंक्शन का, हाँ मतलब कोई फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा ना, सो लेट्स से फाई ऑफ थीटा, क्योंकि सर बेसिकली यही जानना था ना कि ये UMBU लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। UMBUE जो है अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो ऑब्वियसली करेगा। हाँ सर, तो करेगा तो सर वो वाला प्रूफ कर दीजिए, वो ज्योमेट्रिक वाला कैसे कि थीटा स्क्वायर का निकाला जाए। हाँ वो मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा एक बार किसी ने पूछा था तो तब मैं ट्राई किया था उससे, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैं अगर सॉल्व करके देखता हूँ। तुमने ट्राई किया है? तुमने ट्राई तो किया था लेकिन अलग अलग करके किया था। थीटा का तो इजीली आ जाता है, थीटा का तो मुझे जहां तक याद है आया था 1/1/t प्लस 1 प्लस t टाइप का, ऐसा कुछ आया होगा। हाँ n समेशन x। अच्छा हाँ वो तो वही, सो उस तरीके से ऐसा आ जाएगा जहाँ पर t, हाँ समेशन xi कोई लिया था, एक बार चेक करना क्या है, x बार आया होगा या उस तरीके से। तो इस तरह यहाँ t जो है वो डिस्क्रीट मतलब उसमें फॉर्म में आया था। स्क्वायर के लिए क्या तरीका है? स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर कैसे बनाएंगे? सर उसके लिए भी अलग ही निकल गया, लेकिन एक साथ निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? नहीं अगर तुम वैसे निकाल ले तो अलग अलग, मान लो कहीं तुम पी स्क्वायर क्या निकाल, जैसे मान लो क्या होता है क्यू इंटू पी, जैसे कोई बात नहीं, तुम मतलब सपोज पी स्क्वायर प्लस पी का निकाल लिया और फिर कहीं से पी स्क्वायर का पता चल गया या पी का पता चल गया तुम्हें, तो डिफरेंस ले लो। मान लो कि G1T UMV इसका है, G2T इसका है, तो डिफरेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें समहाउ क्या करना होता है, t के टर्म में कॉमन फंक्शन है, सो क्योंकि ये इसका मीन ये आएगा, तो UMV क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स जो अनबायस्ड है ना, तो कोई बात नहीं। तुम यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन है ना, इसका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो G1 माइनस G2 है ना, ये G1T माइनस G2T कर दोगे तो ये पी स्क्वायर का आ जाएगा UMBU, चलेगा। आज है शाम को, हाँ यही डिस्कस करने वाले हैं शाम को। हाँ ओके, नहीं यही पूछा था, यही एक तरीका है ना इसको करने। हाँ वैसे ही है, तुम उसको ये फाइंड करके फिर से डिफरेंस ले लो, चल जाएगा। ये डायरेक्टली तुम अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर पी स्क्वायर का ढूंढ लेते हो तो इजी है कि कोई ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो कि इससे पी स्क्वायर आ जाए, और उसके बाद फिर वही टी अगर कंप्लीट सफिशिएंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी तुम्हारा UMBU आ जाएगा। तो ये है, सो दिस इज UMBU। सो ये तो अगर तुम डेल्टा का डायरेक्टली अगर ढूंढ पाते हो ठीक है, डायरेक्टली कई बार नहीं मिलता है तो उसके फंक्शन में ढूंढ के फिर तुम लीनियर कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, उस तरह से लीनियरली अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके और तुमको डाउट क्यों नहीं आ रहा भाई? इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं आ रहा बच्चों को? एक बार टेंजेंट समझते, टेंजेंट मतलब ग्राफ बना के टेंजेंट को छोड़ और वो टेंजेंट टेंजेंट कोई भी ग्राफ ले लो, जैसे मान लो यही पॉइंट है तो ये जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है आपका, ये जो भी पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू a है मान लीजिए, y यहाँ b है, तो पॉइंट a, b हो गया ये। सो दिस इज टेंजेंट एट a, b। एक्चुअली क्या है, वही बच्चे जो भी ग्रुप में डाउट पूछ रहे थे वो क्लास में नहीं पूछेंगे, मैं बोला था क्लास में आना फिर सॉल्व करेंगे। तो बस ये है कि
एक कॉमा बी से हर लाइन पे पास होगी वो टेंजेंट ऑफ पॉइंट करेगी। ए कॉमा बी से हर लाइन पास होगी वो टेंजेंट ऑफ पॉइंट मतलब डेफिनेशन क्या है टेंजेंट? नहीं, टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, जो टच करते हुए पास करती है। ये टेंजेंट एक लाइन है, उस कर्व में और उस लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन है, वो टच करते हुए पास करती है। कोई भी लाइन टेंजेंट थोड़ी होगी, एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। किसी कर्व में एक पॉइंट पे करके निकालेंगे किसी पॉइंट पे लाइन, तो दूसरे टेंजेंट मतलब किसी पॉइंट पे निकालेंगे एक और लाइन, एक और लाइन, लेकिन वो उस पॉइंट पे नहीं, वो किसी और पॉइंट पे आएगा। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा किसी कर्व में, इसीलिए स्लोप भी यूनिक होता है ना। dy by dx at point a comma b, यहाँ पे कोई फिक्स रियल नंबर आएगा। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट? इस टेंजेंट का अगर कोई इक्वेशन लिखना है मुझे, तो y माइनस बी एम एक्स माइनस ए, ये यूनिक लाइन आएगी। ये इक्वेशन है इस टेंजेंट का। दूसरे पॉइंट पे स्लोप दूसरा होगा। तो इस तरह कर्व में वैसा होगा, अगर कांस्टेंट कोई फंक्शन है तो वो खुद ही टेंजेंट है फिर हर पॉइंट पे, इस तरह से। अदरवाइज अच्छा, कोटेंजेंट, आई थिंक मुझे लगता है कि कोटेंजेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह से कुछ है कि जैसे एक ही पॉइंट से ये वाला है, आप देखो जैसे इस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है इस लाइन पे, इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट है। ये स्ट्रेट लाइंस में इस तरह कुछ आते हैं। So, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट मिलते हैं, आई थिंक इस तरह कॉन्सेप्ट होगा। ये सब 11th-12th में था, जे डबल एडवांस में ये सब कॉन्सेप्ट इस तरह के आते हैं। यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक इन सब चीजों की, हो गए देखेंगे। ये फिर भी जो लोगों ने क्वेश्चन भेजा था मैं सॉल्व कर देता हूँ। ग्रुप में कौन पूछ रहे थे, मैंने कहा था बाद में बता देंगे, इनको सॉल्व पूछना बस है। क्या है, देखो ये किसी ने पूछा था ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, मृणा ने और कौन, कल भी किसी ने पूछा था, कृष्ण प्रिया ने। सब इन्हीं क्लास ज्वाइन करके डाउट पूछ ले, फिर भूल जाते, फिर अगली बार फिर ये डाउट आएगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते रहोगे तो एक ही प्रॉब्लम बार बार उस तरह के क्वेश्चन फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी को तो वो इम्प्रूव करना है आपको। देखो जो इस लड़की ने पूछा था, इसको एक बार देख लेते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये अर्न वाला था। देयर आर 4 अर्न्स लेबल्ड U1 U2 U3 U4, है ना। जैसे हम डाउट क्लास रखते कितने बच्चे आते हैं, 10-20 बच्चे ज्यादा आते हैं। वही डाउट क्लास ना रखो तो फिर कुछ बच्चे टेक्स्ट करेंगे सर डाउट है क्या करे, मतलब कुछ ही होते हैं, 1-2 होते हैं जिनको क्लास में वो बच्चे फिर आते भी नहीं है डाउट पूछने, 1-2 ऐसा होता है। उनको एक बहाना चाहिए मतलब सर को बस बताने का। तो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है U1 U2 U3 U4 जो है 4 अर्न है कंटेनिंग 3 ब्लू एंड 5 रेड बॉल्स। द फिफ्थ अर्न U5 कंटेन, ये तो मैं इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्लास में, ये रेगुलर बच्चे नहीं है, ये हमने क्लास में सॉल्व करा रखा है जी कि 4 अर्न है, ठीक है, सब में है 3 ब्लू एंड 5 रेड, 3 ब्लू 5 रेड, ठीक है, इस तरह से। और फिफ्थ अर्न जो U5 है तो उसमें क्या है 4 ब्लू 4 रेड, है ना, 4 ब्लू एंड 4 रेड बॉल है। तो आपसे पूछ रहा है कि अर्न सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस 5 अर्न्स, अच्छा फिर कह रहा है कि एक अर्न सेलेक्ट किया एट रैंडम फ्रॉम दिस 5 अर्न्स एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट गिवन दैट द सेलेक्टेड बॉल इज रेड। बता दिया आपको। सो इवेंट ए, ये फर्स्ट अर्न, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ए जो इवेंट है कि सेलेक्टेड बॉल इज रेड, सेलेक्टेड बॉल इज रेड, ठीक है।
सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट कम फ्रॉम अर्न 5. सो क्या दिक्कत है, U5 गिवन A की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये. सो ये तो बेस से नहीं लग जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ U5 इनटू A गिवन U5 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो इससे आंसर तो आ जाएगा, इससे क्या दिक्कत है. तो U5 मतलब 5 अर्न है, इसने कहा था कि एन अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो 5 है तो एक सिलेक्ट करने का 1/5. इफ वी सिलेक्ट द फिफ्थ अर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड. सो रेड कितने हैं, 4. कितने में से, 8 में से. अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ UI इनटू A गिवन UI. तो UI को EI भी बोल सकते हो आप. I फ्रॉम 1 to 5. अब हो नहीं गया, क्या होगा, U1 U2 U3 U4 का सेम ही आंसर रहेगा. 1/5 इंटू U1 का होगा कितने रेड है, 5. कितने में से, 8. और यही आंसर U2 U3 U4 के लिए आएगा. तो इंटू 3 मैं कर देता हूँ सीधा, 4 है ना, इंटू 4 कर दो. एंड प्लस U5 के लिए यही आएगा 1/5 इंटू 4/8. इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ऐसा आंसर क्यों नहीं आएगा. सो 1/5 कैंसिल, तो यहां से आ गया 4/8 अपॉन 20 प्लस 4, 24/8. 8 कैंसिल, तो 1/6 आ गया. क्या आंसर बताया था ग्रुप में, 1/6 बताया था. ठीक है, देखो. ये तरुण ने पूछा था, हो गया इसका, हो ही गया होगा तो. चलो ठीक है, अब 1/6 है, ठीक है ना. हाँ सही आंसर है. तो चलो ये 1/6 आंसर अपना देख लेगी, वीडियो देखेगी तो. अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 to 9 वाला बैच अभी 5 मिनट में, ठीक है. तो ये 6 to 7 डाउट क्लास, जिनको भी डाउट हो आप बेशक दिन भर में जो भी डाउट मिले एक जगह कलेक्ट करो. 6 to 7 डेली डाउट क्लास है, आप पूछो. क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करो, कैसे एक दिन में थोड़ी होगा, एक दिन में सब कुछ आ जाएगा. थोड़े थोड़े करके ही सब कुछ आएगा आपको, अचानक एक दिन में कुछ नहीं आएगा. और आप सीखने वाले प्रोसेस में सब लोग सीख रहे हैं, तो क्योंकि सीख रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके सीखेंगे. ऐसा नहीं आज शुरू किया आज ही सब कुछ आ जाएगा. कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत लंबे टाइम तक करोगे तो आप बेटर हो जाओगे बाकियों से. ठीक है, चलिए तो अभी के लिए थैंक यू, और 7 to 9 कंटिन्यू करेंगे अभी.